कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, चलती रहे ये बातें, एक एक करके आप सबसे होती रहे मुलाकातें। बोलते आईने, बोलते आईने। बोलते आईने की इस एपिसोड के अंदर आप सब सामाइन का बहुत बहुत एक बार इस्तकबाल है। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सैमसन डेविड। दोस्तों, आज के इस प्रोग्राम के अंदर एक बहुत ही खास शख्सियत, जो कि एक बड़े अच्छे सिंगर हैं, बल्कि मैं उनको कहता हूं आवाज के जादूगर, इज अ मैजिशियन। कश्मीर के श्रीनगर इलाके में हैं, पहाड़ियों में बसे हुए हैं। कई ज़मानों से वो गा रहे हैं, देश विदेश में गा रहे हैं। एमए इन उर्दू हैं, एमए इन म्यूज़िक क्लासिकल वोकल हैं, अप्रूव्ड ऑल इंडिया रेडियो के आर्टिस्ट हैं, पोएट हैं, सिंगर हैं, मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी हैं। आपका नाम है किफ़ायत फ़हीम साहब। किफ़ायत साहब, हम बोलते आने की श्रृंखला के अंदर हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, और आपको सारे नाजरीन की तरफ से आपको एक एक बारी फिर से वेलकम करते हैं। और जिस तरीके से मैंने अभी बताया कि किफ़ायत साहब, आप पिछले तकरीबन 30 सालों से गा रहे हैं और देश विदेश कई जगह आपने प्रोग्राम दिए हैं। लेकिन ये मेरी अपनी पर्सनल कमेंट है, जो कि मैं ये चाहूँगा कि जो मुकाम अभी तक मिलना था आपको पूरे हिंदुस्तान या विश्व पटल पे, वो शायद कहीं ना कहीं किसी वजह से रह गया, जिसको हम आगे तफसीलात उसकी करेंगे। लेकिन फिर भी आपका काम इतना बड़ा काम है कि आपने, आपके नाम से 25 एल्बम हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है। लोगों के 2 एल्बम, 4 एल्बम, 8 निकलते हैं, लेकिन आपके 25, और वो भी बड़े मशहूर अलग अलग कंपनियों के नाम से हैं, जिनमें बहारे तरंग, एहसास, नसीब, शाम अहम, सोज़े जिगर वगैरह बड़े बड़े मकबूल आपके एल्बम निकले, सीडीज, ऑडियो कैसेट्स वगैरह, बहुत कुछ काम किया आपने। दूसरी बड़ी बात है कि आप एक बहुत बड़े शायर भी हैं, कंपोजर भी हैं, गजल सिंगर बेशक हैं, लेकिन आप भजन बहुत अच्छा गाते हैं। डिवोशनल सिंगर के आपके बहुत नाते हैं, और दूसरे आपके कलाम हैं, भजन हैं, बहुत गाए हैं आपने, बहुत ही मशहूर हैं। आज की इस महफिल का आगाज किफ़ायत साहब, मैं चाहूंगा कि आप बोलते आईने के शो पर जब आए हैं, तो कुछ आप हमसे शेयर कीजिए कि आज आपको किस तरीके का लग रहा है, और थोड़े से लफ्जों के अंदर हमको बताइएगा कि म्यूजिकल जर्नी जो आपकी 30 साल की रही वो कैसी है। हमारे बोलते आईने के तमाम दर्शकों से आप शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, मुझे बोलते आईने में बुलाने के लिए, इस निहायत ही शानदार प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए बहुत आभारी हूँ, आपका शुक्रगुजार हूँ। तो मैं, मुझे लगता है जब होश संभाला तो गाने का शौक था मुझे। लगा कि हाँ भाई, संगीत में रुचि है, मुझे दिलचस्पी है। तो मैट्रिक से पहले तो बड़ा शाय था मैं, कुछ ज़्यादा अपना वो जो शौक था वो अंदर ही दबाए हुए था मैं। लेकिन मैट्रिक के बाद थोड़ा सा दोस्तों के सामने गाना शुरू किया, और सबसे पहली आवाज़ जो मेरे रूह में उतर गई, दिल में बस गई, वो रफ़ी साहब की आवाज़ थी। क्योंकि घर में रफ़ी साहब को सुनने का एक माहौल था। मेरे मामा अ, बहुत अच्छा संगीत सुनते थे, पुरानी फिल्मों का संगीत, गुलाम अली साहब को सुनते थे। खासकर वो गुलाम अली साहब के दीवाने थे।
और अक्सर रफ़ी साहब के पुराने गाने बजते थे, मेला, उड़न खटोला, आन, ऐसे ऐसे। तो बड़ा मज़ा आता था, मैं अपने आप को पाता था कि मुझे कुछ अट्रैक्ट मैं हो रहा हूँ संगीत की तरफ, लेकिन ये पता नहीं था कि गुलकारी करनी है एज अ प्रोफेशनल, मैं इसको ले लूंगा। उसके बाद मैट्रिक के बाद तो ये जुनून बढ़ता गया, क्योंकि मैं गाने लगा, दोस्तों ने बड़ी तारीफें की, मेरी ढारस बंधाई, नहीं आपकी आवाज़ बड़ी ज़बरदस्त है, तो गाना शुरू कर दिया मैंने। लेकिन सिर्फ रफ़ी साहब को गाता था, किसी और सिंगर की तरफ दिलचस्पी नहीं थी। लेकिन बाद में अजीब मेरे साथ हुआ, जब रफ़ी साहब को गाते गाते गुलाम अली साहब का शौक पड़ गया, क्योंकि मामा जी सुनते थे बहुत, शाम को गज़लें होती थी, गज़लों की महफिल सजती थी। फिर मुकेश, तलत साहब, लता जी और मेहदी हसन साहब, बहुत हेमंत कुमार, जितने भी पुराने जो असल संगीत जिसे मैं कहूँगा, तो उसकी तरफ मैं राग़िब होने लगा। तो उसके बाद बाज़ाब्ता मैं लिखने लगा, पोएट्री का बड़ा शौक था, उर्दू पोएट गज़लें मेरी थी, बड़े-बड़े रिसालों में छपती थी। शबख़ून हमारे देश का बहुत उर्दू का बड़ा ज़बरदस्त पर्चा है, उसमें मेरी गज़लें आई, निखात गुल, हुमा, तो ये सारी मैं मेरी गज़लें आती थी। मुझे याद है एक गज़ल मेरी अभी मेरे पास है, चिराग़ याद जला दिल अश्क पार हुआ, तमाम रात गमे दिल को इज़रार हुआ, विजा है सोज़ है हमरा है दिल ये लगता है कि जैसे चाँद भी इस शब में खूंखार हुआ। वाह। न कब्ज़ क़ैद न सय्याद कोई गुलशन में, गले में तोक़ मोहब्बती ख़ारदार हुआ। फ़हीम शब की गज़ल आँसुओं में भीग गई, फ़हीम शब की गज़ल आँसुओं में भीग गई, वाह जो धार अश्कों की फूटी तो हम वाह रुका न वाह सके। वाह, तो बहुत ये सिलसिला चलता रहा, फिर मैंने रेडियो जॉइन किया। वहाँ पे हमारे श्रीनगर के स्टेशन में युवावाणी सर्विस चलती थी, जो युवाओं के लिए था, नौजवानों के लिए। तो उसमें मैं अपनी गज़लें रिसाइट करने लगा। तो वहाँ पे एक ये नाम लेना चाहूँगा मैं, क्योंकि उन्होंने पहली बार मुझे एप्रिशिएट किया एज़ अ पोएट। आप बहुत अच्छा लिखते हैं, लिखते रहिए, बल्कि अख्तर कलंदर, जिनका मैंने पहला उर्दू गज़ल का एल्बम बनाया, उसका नाम है शोले दर्द। ओके। वो मैं आपको दिखाता हूँ, उसका सीडी कवर मेरे पास मौजूद है, ये शोले वाह, दर्द, बेहतरीन। ये इस पे लिखा है। जी 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 कैसर कलंदर साहब की गज़लें हैं। जी। तो ये मेरा सबसे पहला एल्बम उर्दू गज़ल का था। ओके। तो उन्होंने मुझे बड़ा ये एप्रिशिएट किया और मेरा सफ़र चल निकला। जी 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 जी। तो उसके बाद तो मैं म्यूज़िक एंड फाइन आर्ट्स कॉलेज में बाज़ाब्ता मैंने ट्रेनिंग ली, बीए किया, उसके बाद चंडीगढ़ में एमयूज़ किया, साथ-साथ उर्दू ज़बान का बड़ा शौक था मुझे, क्योंकि लिखता था उर्दू जी ज़बान में। तो साथ-साथ मैंने कश्मीर यूनिवर्सिटी से उर्दू में एमए भी जी पास जी कर जी लिया। जी 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 जी। जी। तो बहुत अच्छा ये सफ़र आपने सुनाया, अपने संगीतमय सफ़र जिसको मैं कहूँगा। तो जिस तरीके से मैंने शुरू में बताया कि आज की इस महफ़िल को हम ज़्यादा गाने के साथ रखेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें पूरी दुनिया भर के हमारे जो दर्शक जुड़े हुए हैं और ज़रूर सुनना चाहेंगे आपकी मधुर आवाज़ जो है, उस पे हम गाते हुए हम आपको ज़्यादा सुनें। बातचीत भी मुकर्रर रखेंगे, लेकिन आज की महफ़िल का आगाज़ किफ़ायत साहब, मैं कहूँगा कि जिस तरीके से कहा कि डिवोशनल म्यूज़िक में आपके कई एल्बम निकले हैं और लिखते भी हैं। क्या आप जी। अपना लिखा हुआ, कंपोज़ किया हुआ कोई ऐसा भजन गा हुँ। के एक सिर्फ़ स्थाई और अंतरा सुना पाएँगे, ताकि आज महफ़िल का जो चिराग है, वो रोशन किया जाए? हाँ, बहुत अच्छा। मेरा एक एल्बम था जो बड़ा ही लोगों ने सराहा, पसंद किया। हिंदी ज़बान में मैंने खुद लिखा था, उसके सारे भजन मैंने लिखे थे। नाम था भजन का एल्बम का दया का सागर। अच्छा, उसमें मैंने राग पटदीप में एक भजन कंपोज़ किया था, वाह! अपना ही लिखा हुआ। हुँ, अ, वो था, ये बड़ा ही ज़बरदस्त मीठा राग है। अच्छा। इसको मैं थोड़ा-सा सुनाता हूँ। जी।
ईश्वर अल्लाह हे भगवान, ईश्वर अल्लाह हे भगवान, सबका कर दे तू कल्याण, सबका कर दे तू कल्याण, ईश्वर अल्लाह हे भगवान, ईश्वर अल्लाह। जग की काया तू पलटा दे, जग की काया तू पलटा दे, जग की काया तू पलटा दे, राम राज के दिन लौटा दे, राम राज के दिन लौटा दे, धर्म को कर दे फिर बलवान, धर्म को कर दे फिर बलवान, सबका कर दे तू कल्याण, सबका कर दे तू कल्याण, ईश्वर अल्लाह हे भगवान। बहुत बेहतरीन, बहुत मज़ा आ गया। किफ़ायत साहब बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे तमाम नाजरीन की बोलते आईने की तरफ से आपको बहुत बहुत शुक्रिया। इस बड़े खूबसूरत भजन को आपने इतनी ब्यूटीफुल मेलोडियस आवाज़ के अंदर प्रस्तुत किया। मैं अपने नाजरीन को बताना ये चाहूँगा कि ये एक वक्त ऐसा था कि 1997 96-97 का था कि इंटर यूनिवर्सिटी यूथ फेस्टिवल्स, ये यूनिफेस्ट के नाम से मशहूर हैं, पूरे हिंदुस्तान में मुनक्किद किए जाते हैं एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज की तरफ से। और यही फेस्टिवल होते थे 50s और 60s में तालकटोरा गार्डन्स में, जहां पर जगजीत सिंह जी भी पार्टिसिपेट करा था 1963 में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से। हरिप्रसाद चौरसिया जी थे, शिव कुमार शर्मा जी थे, और पंडित देवू चौधरी थे, एक्टर्स थे अमजद खान साहब, इम्तियाज खान साहब वगैरह वगैरह, बहुत से लोगों ने पार्टिसिपेट करा। तब ये रुक गए थे, और आफ्टर अ लल ऑफ फ्यू इयर्स दीज यूथ फेस्टिवल्स वर रेजुरेक्टेड वंस अगेन। और जब इनका फिर से पुनरुत्थान हुआ सन 85 में, और बाद में रेगुलर होते हुए पटियाला में, पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला में जब मुनक्किद हुआ नॉर्थ जोन फेस्टिवल, तो मैं गुजर रहा था एक वहाँ से पास में से, और मैंने देखा एक आवाज़ आ रही है, मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ आ रही है। तो मैंने झांक के देखा कि ये क्या हो रहा है, एक रिकॉर्ड, क्योंकि मैं मोहम्मद रफ़ी साहब का बड़ा मुरीद रहा हूँ। तो उस वक्त पता चला कि रिहर्सल कर रहे हैं एक वहाँ पर यंग स्टूडेंट पार्टिसिपेंट जिनका नाम है किफ़ायत, और ये वही किफ़ायत हैं। और जब मेरे को पता चला कि ये गा रहे हैं, मैंने इनसे कहा कि भाई किफ़ायत साहब, ये रफ़ी साहब का गाना आप गा रहे हैं? वो कह रहे नहीं, ये रफ़ी साहब का नहीं है, मेरा कंपोज। मैं और शौक और बहुत ही ताज्जुब, हैरान हो गया कि वही अदायगी। अच्छा, उस वक्त शक्ल भी मैं कुछ हुआ ऐसा रूहानी, कुछ मेरे ऊपर से कुछ ऐसी रेवोल्यूशन हुआ कि रफ़ी साहब दिखने लगे इनकी शक्ल के अंदर। मैं बैठ गया वहीं पर, और मैंने इनसे अपॉइंटमेंट फिर बाद में मिलने का लिया, और खूब इनसे रफ़ी साहब के पुराने गाने सुने। तो ये कह रहे मैं रफ़ी साहब को अपना देवता मानता हूँ। बल्कि मैं नाजरीन को ये बताना चाहूँगा कि इनका एक स्टूडियो है जो कि MR स्टूडियो, और एक MR स्कूल भी है म्यूजिक का, जिसका मतलब नाम है मोहम्मद रफ़ी स्टूडियो। और जब इनके स्टूडियो में जाते हैं तो एंट्रेंस पे ही बड़े बड़े पोर्ट्रेट नजर आएंगे मोहम्मद रफ़ी साहब के, उनकी यादगार से रखी हुई चीजें हैं। कितने बड़े एक भक्त हैं मोहम्मद रफ़ी साहब के। तो जब इतनी बातें हैं, और एक और बात जो मैंने बिल्कुल जब हमने शुरू किया था प्रोग्राम, ये कहा कि ये कभी कॉपी नहीं करते, लेकिन लगता कि हूबहू वही सिंगर गा रहे हैं, चाहे वो तलत साहब गा रहे हैं, मुकेश साहब गा रहे हैं, रफ़ी साहब गा रहे हैं। तो खैर ये तमाम बातें हो गई, और फिर इनको यूथ फेस्टिवल में गोल्ड मेडल मिला म्यूजिक में, गाने में, और ये बड़े मशहूरी हो गई। और यूनिफेस्ट, आप ये बताइएगा, क्योंकि मैं ज़्यादा बात ना करते हुए मैं ये चाहूँगा कि फ़ायद साहब, यूथ फेस्टिवल एक लॉन्चिंग पैड आपके लिए रहा है, जिसकी मार्फत आप काफ़ी घूमे हैं और काफ़ी रिकग्निशन भी मिली है।
आपका एक तो कैसा टेस्ट रहा, कैसा रहा, किस तरीके से आपकी महसूस आपने करा यूथ फेस्टिवल के बारे में? जी। दिस वाज माय स्टार्ट इन 1996. ओके। बिल्कुल यंग था मैं, क्वाइट यंग. आई वाज आई थिंक 17 18 प्लस, कुछ ऐसा ही, 20 के हाँ, 25 साल हो बीच गए। में जी। टीनेजर था मैं. लेकिन उन दिन रफ़ी साहब को काफ़ी सुनता था मैं. रफ़ी साहब का वो एक जुनून था, दीवानगी थी. तो जो भी मैं कंपोज़ करता था या लिखता था, उस पे अचानक मतलब खुद ब खुद रफ़ी साहब का ना वो छाप जैसा पड़ जाता था. ओके। जैसा आपने अभी फरमाया कि मैंने एक राग जय जयवंती में मैंने एक नगमा बनाया था, खुद ही लिखा था, क्योंकि लिखने का तो मैं बड़ा शौकीन था. तो उसके बाद राग भैरवी में भी एक गज़ल कही थी जो मैं रिहर्सल कर रहा था और आप वहाँ से गुज़र गए, तो आपने कहा कि नहीं, ये तो रफ़ी साहब का गाना है, हाँ, आप कैसे बोल सकते हैं कि ये मेरा है? हाँ, मैं आपको थोड़ा-सा वो याद दिलाता हूँ, भैरवी हाँ, वाला. प्लीज प्लीज सुनाइएगा। जी. अ, वो मुझे याद है आज भी. जी, नज़र भर तुझे देख लूँ तो दिल को करार आए, पेश कीजिएगा प्लीज। मेरे सोने सोने से जीवन में बहार आए. वाह। जी. नि सा ग म प द प म प ग, सा ग म प द प म प ग प द नि सा रे सा नि सा द प ग म प ग ग म रे सा. नजर भर तुझे देख लूं तो दिल को करार आए, तो दिल को करार आए, मेरे सोने सोने से जीवन में बहार आए, तो दिल को करार आए. मुझे ये तो मालूम है कि मेरा मुकद्दर है तो. ओ ओ मुझे ये तो मालूम है कि मेरा मुकद्दर है तो, कि मेरा मुकद्दर है तो. मगर क्यों न इस बात का मुझे एतबार आए, मगर क्यों न इस बात का मुझे एतबार आए. नजर भर तुझे देख लूं तो दिल को करार आए. बहुत खूबसूरत, बहुत ही अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। क्या खूबसूरती से आपने मनोरम ये जो प्रस्तुत किया, ये गाना लग रहा था रफ़ी साहब की अदायगी का, लेकिन आपकी खुद की कंपोज की हुई ये आपने चीज़ सुनाई। अब जिस तरीके से मैंने आपसे गुज़ारिश की शुरू में कि फ़ायज़ साहब के हम आज म्यूज़िकल प्रोग्राम को रखते हुए कुछ लेजेंड्स जो कि हमारे बॉलीवुड म्यूज़िक में हुई हैं, उनको ख़िराज अक़ीदत पेश करते हुए, याद करते हुए कुछ हम इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएँगे। तो रही बात ये है कि अभी तक तो आपने रफ़ी साहब को सुना ही नहीं, जब उनकी बात हो रही है। क्या कोई ऐसी बात करें, क्योंकि आप से जब भी मैंने बात करी आपने ये भी कहा है कि रफ़ी साहब की ख़ासकर वो चीज़ें मैं लोगों को सुनाता हूँ जो कि ऑलमोस्ट वैनिश हो गई हैं, ख़त्म हो गई हैं। और गोल्डन वो जी. वॉइस जो उस ज़माने की थी 50s 40s की, वो रफ़ी साहब को आप बहुत खूब गाते हैं। कोई ऐसा नगमा, एक स्थाई, एक अंतरा सुनाइए जो कि रफ़ी साहब की याद दिलाए हमें। हाँ जी, ये एक ख़ास बात मुझे लगता है कि
होनी चाहिए जब जी हम जी जी। गुफ्तगू कर रहे हैं। रफ़ी साहब के जो 45 से लेके 55 तक जो गाने हैं, बहुत सारे गाने हैं, इतने मधुर गाने हैं, इतने खूबसूरत गाने हैं, इतनी प्यारी तर्ज़ें हैं वो, लेकिन उनका कहीं नाम नहीं है। अब इंटरनेट की वज़ह से कहीं-कहीं नज़र आता है। उनमें ख़ास करके गुलाम हैदर साहब, श्याम सुंदर साहब, फ़ेरोज़ निज़ामी, ये ऐसे कुछ मौसीक़ार हैं, नौशाद साहब। हम्म। तो इन्होंने जो तर्ज़ें बनाई हैं रफ़ी साहब के लिए, और क्या रफ़ी साहब ने खूब वो गाया है, लेकिन कहीं उनका नाम नहीं है। लेकिन मुझे बचपन से ही वो गाने पता नहीं कैसे मेरी मेरे हाथ लगे हम्म। और मैंने उनको तैयार कर लिया, और मेरी जब महफ़िलें होती हैं, 2-2 3-3 घंटे, 4-4 घंटे में गा लेता हूँ, तो वो गाने मैं सुनाता हूँ लोगों को, तो लोग हैरान रह जाते हैं। कहीं-कहीं तो लोगों को लगता है कि ये शायद अपने ही नगमे सुना रहा है। तो फिर मुझे अनाउंस करना पड़ता है, नहीं ये फ़िल्म फलानी फ़िल्म से है, रफ़ी साहब ने अच्छा। गाया है, श्याम सुंदर जी ने कंपोज़ किया है, या नौशाद साहब ने कंपोज़ किया है, या मास्टर गुलाम हैदर साहब ने कंपोज़ किया है। तो हम्म। लोग बड़े हैरान हो जाते हैं नहीं नहीं, ताजुब कि होता भाई होगा। ये गाने तो हमने सुने नहीं। ऐसा ही गाना है राग तोड़ी में, मियाँ की तोड़ी में, हम्म। आपको थोड़ा-सा सुनाता हूँ। जी। जिधर देखता हूँ उधर है अंधेरे, सवेरा कहाँ है ओ भगवान मेरे। अगर तेरी दुनिया में ये गम रहेंगे, अगर तेरी दुनिया में ये गम रहेंगे, तो फिर तेरी दुनिया में क्या हम रहेंगे। अगर तेरी दुनिया में ये गम रहेंगे। न इतना सता तो तुझे हम बता दें, न इतना सता तो तुझे हम बता दें, ये आहों के शोले न तुझको जला दे, ये आहों के शोले न तुझको जला दे। बता कब तलक ये सितम हम सहेंगे। अगर तेरी दुनिया में ये गम रहेंगे, तो फिर तेरी दुनिया में क्या हम रहेंगे। अगर तेरी दुनिया में ये गम रहेंगे। वाह वाह, फैबुलसली सन, ब्यूटीफुल, मजा आ गया। वाह 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 वाह। फ़िल्म शेरू, अच्छा, शेर, हाँ ये मैं पूछने वाला था इस कौन सी फ़िल्म का फिल्म। नाम है अच्छा, शेरू। हमने ये नाम भी नहीं जी, सुना, जी। और जिस तरीके से पूरी बातचीत बताई वो भी नहीं पता थी, लेकिन हैरान तो करने वाली बात है कि रफ़ी साहब ने गाया और हमने नहीं सुना, जबकि हम मोहम्मद रफ़ी को सबसे पहले मानते हैं सिंगर्स में, और बड़ी रिसर्च हमने करी है और खूब गाया, लेकिन हमें ही नहीं मालूम और आपने याद ऐसे दिलाया। सैकड़ों गीत हैं मेरे पास। अच्छा। हाँ जी, जी। मैंने कहा ऐसे सैकड़ों गीत हैं मेरे पास रब। अच्छा। जी 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 जी, बिल्कुल होंगे, बिल्कुल होंगे। हाँ हाँ। अच्छा, ये बताइए, रफ़ी साहब के को हम फिर से लेंगे बाद में। मुझे ये बताइएगा किफ़ायत साहब, अलग-अलग सिंगर्स को आप कॉपी बिल्कुल नहीं करते, पता है। अपना ही गाते हैं, लगता है का ये एक हैरान वाली बात है करनी। इस हैरान वाली जो बात हम कर रहे हैं, इसको हाँ, मुकर्रर ये करते हुए। ये मैं शेयर करना चाहूँगा। जी, तो मुझे ये बताइए कि एक तो इसके बारे में बताइए, और हाँ मुकेश जी। चंद माथुर साहब के ऊपर भी एक अस्थाई एक अंतरा ज़रूर सुनाइएगा। पहले तो बताइए क्या कहना चाह रहे हैं?
ये मैंने शुरुआत में भी इस बात का जिक्र किया। अब मैं दोबारा जिक्र करना चाहूँगा कि बचपन से लेके मतलब जवानी तक तो रफ़ी साहब का जुनून था, एक अजीब कशिश थी उनकी आवाज़ में, रुक जाता था मैं। जब एक बार स्कूल जाने लगा था, तो उन दिनों क्या होता था कि लंच टाइम में हम घर जाते थे, क्योंकि स्कूल पास में ही था। तो एक दिन रफ़ी साहब का गीत चल रहा था उड़न खटोला फ़िल्म से, अच्छा ना तूफ़ान से खेलो। अच्छा। तो मैं खाना-वाना मैं भूल गया, सकते में आ गया। मैंने कहा ये क्या है? कौन सी ऐसी आवाज़ है जो मुझे मेरे अंदर जा रही है? तो मैं एकदम से सड़क पे बैठ गया और रोने लगा। छोटा बच्चा था, मैं स्कूल में पढ़ता था, आई वाज़ इन अच्छा। 9th क्लास, ओके। 9th और 10th ऐसा ही कुछ था कि मैं सड़क पे बैठ गया और रोने हाँ लगा। हाँ हाँ। हालाँकि गाना तो हैप्पी है वो, लेकिन मुझे इतना उसमें ये लगा कि कुछ ऐसी बात थी उसमें कि मुझे मेरे आँसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे और मैं बैठ गया। और फिर शॉपकीपर वगैरह आए, क्या उन्हें लगा कि शायद किसी ने मारा हो या ठोकर लगी हो, तो हाँ। उन्होंने मुझे संभाला और मैं होश में आ गया, वापस स्कूल चला गया। तो ये आलम था रफ़ी साहब को जब मैं सुनता था। तो फिर मैं, अच्छा। मेरा एक अजीब मशगला था। फिर मैं उम, ऐसी सड़क तलाश करता था, ऐसा रोड तलाश करता था जहाँ पे ज़्यादा लोगों की भीड़-भाड़ ना हो, और मैं गाने लगता था रफ़ी साहब का। जी। ऐसे ही 50s के गाने, चल उड़ जा रे पंछी, उड़न खटोला, ओ दूर के मुसाफिर, मेरी अ, कहानी भूलने वाले, अच्छा। शबाब का हाँ हाँ। यही अरमान लेकर, ऐसे गाने तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते। किफ़ायत साहब, मैं लेकिन रोकना बाद में चाहूँगा। हाँ, किफ़ायत साहब, जी, मुझे ये जो इतने अच्छे-अच्छे जी। गाने बता दिए, मैं तो कुछ और पूछना चाह रहा था, लेकिन गाने सुनाने के बाद आपने मजबूर कर दिया है मुझे। आप 2 लाइनें ज़रूर सुनाइए इनमें से, ज चल उड़ जा रे पंछी या कोई भी आपने गाना लगाया, 2 लाइनें ज़रूर सुनाइए। कोई भी आपको पसंद हो। जी। मेरी कहानी भूलने वाले या व्हाटएवर। मैं अपना फसाना कह न सका, मेरे दिल की तमन्ना दिल में रही, लो आज किनारे पर, लो आज किनारे पर आके अरमानों की कश्ती डूब गई, अरमानों की कश्ती डूब गई, किस्मत को मंजूर यही था, लब पे मेरे फरियाद रहे, मेरी कहानी, मेरी कहानी भूलने वाले, तेरा जहां आबाद रहे। ओए होए होए होए! आपने बहुत दुखी कर दिया इस वक़्त। इतना रुला दिया। क्या बात मैं है! खुद बहुत, बहुत जब इमोशनल। मैं ऐसे गाने गाता हूँ तो मेरी हालत खराब हो जाती है। पता नहीं ऐसे गानों में क्या है, खास करके जो नौशाद साहब की तर्जें हैं। उफ़! नौशाद साहब की तर्जें जो रफ़ी साहब ने गाई है, लता जी ने गाई, जी, तो मेरी हालत खराब हो जाती नहीं, है नहीं, खुद। और नहीं, नहीं, मेरे बहुत मैं फिर इमोशनल। आप इससे ऐसी बाहर हूँ। कंपोज़िशंस अब तो पैदा ही नहीं होती, ना ऐसा सोच है, ना गाने वाले हैं, कुछ नहीं, आलम ही बिखर गया है। लेकिन बहुत रोए आज के। वो कहते हैं ना कि आज दिल खोल के रोए हैं तो खुश यूँ है फराज़ कि चंद लम्हों की ये राहत ही बड़ी हो जैसे। इतना रोना आया कि इतनी क्या राहत बात है! मिली, मतलब ये है। अहमद फराज साहब कहते हैं। अच्छा ये बताइए कि जी। मुकेश साहब को भी बहुत खूबसूरत गाते हैं। उनकी एक स्थाई और एक अंतरा भी सुनाइए प्लीज़। मुकेश जी का तो कोई जवाब नहीं, हाँ, क्या गाने का आलम है उनका। जब गाते हैं तो दर्द की वो छलक जाती हैं क्या बात! गगरिया। क्या बात! उनके बहुत सारे 50s के 60s के गाने मुझे बहुत पसंद है, मैं अक्सर गाता हूँ महफ़िलों में। जी, जब रफ़ी साहब को गाते हों, 1 डेढ़ घंटा रफ़ी साहब को गा लिया, उसके बाद तो मुकेश जी की बारी होती है। जी। एक रोशन साहब की तर्ज़ है, मैं सुनाता प्लीज़। हूँ। ये
राज कपूर जी पर है। अच्छा। और राज कपूर जी ने बड़ी मासूमियत दिखाई इसमें। जी 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 जी। नूतन जी से मुखातिब होते हैं, दिल ही तो है। अच्छा। भूले से मोहब्बत कर बैठा, नादान था बेचारा, दिल ही तो है, दिल ही तो है। भूले से मोहब्बत कर बैठा, नादान था बेचारा, दिल ही तो है। ओ हर दिल से खता हो जाती है, बिगड़ो न खुदारा, दिल ही तो है, दिल ही तो है। भूले से मोहब्बत कर बैठा। इस तरह निगाहें मत फेरो, ऐसा न हो धड़कन रुक जाए। इस तरह निगाहें मत फेरो, ऐसा न हो धड़कन रुक जाए, ऐसा न हो धड़कन रुक जाए। सीने में कोई पत्थर तो नहीं, सीने में कोई पत्थर तो नहीं, एहसास का मारा दिल ही तो है। ओ हर दिल से खता हो जाती है, बिगड़ो न खुदारा, दिल ही तो है, दिल ही तो है। भूले से मोहब्बत कर बैठा। क्या बात है, वंडरफुल। बोलते आईने के अपने सारे सामीन को मैं एक बार से बताना चाहूँगा कि इस वक्त जुड़े हुए हैं हमारे साथ ए ग्रेट सिंगर श्रीनगर कश्मीर से किफ़ायत फ़हीम साहब, जो कि बेहतरीन सिंगर और आवाज़ के जादूगर बल्कि हम कहते हैं। इस अपनी गोल्डन हेरिटेज जो हमारी बॉलीवुड म्यूज़िक की ख़ासकर विंटेज म्यूज़िकल हेरिटेज है, सस्टेन मेंटेन करते हुए मैं आपसे गुज़ारिश करना चाहूँगा कि एक मखमली आवाज़ के जादूगर जो हमारे रहे हैं तलत महमूद साहब, उनको भी बाखूबी आप बहुत गाते हैं, देश-विदेश से लोग आपको बुलाते हैं, फ़ोन करते हैं, आपको इनवाइट करते हैं। तो तलत महमूद साहब को डेडिकेट करते हुए ख़िराज अक़ीदत कुछ पेश कीजिएगा, एक स्थाई और एक अंतरा। तलत साहब के बारे में बताना चाहूँगा कि वो ऐसे गुलकार हैं कि जो उनको संजीदगी से सुने तो वो अपना आपा खो दें। हाँ। तो मैं खुद अपना एक तजुर्बा बताना चाहूँगा। मैं एक शाम को बैठा था, पता नहीं क्या हो रहा था, बड़ी बेचैनी हो रही थी। तो अच्छा। मैंने तलत साहब को सर्च किया यूट्यूब पे उन दिनों। और 1-2 बरस ही हो गए, ज़्यादा नहीं हुआ। तो हुँ। मैंने एक गाना वहाँ से निकाला, तो वो जब सुना मैंने, तो इस तरह मेरी हालत ख़राब हो गई, तो मैंने सोचा कि मैं आज सुसाइड कर लूँगा। आज मुझे ज़िंदा नहीं रहना है, ये गाना सुन के। अरे तो फिर वाह! उस गीत के बारे में मैंने ऐसा ही सुना कि जयदेव साहब की कंपोज़िशन है। जयदेव साहब का भी यही हाल हुआ है बेचारा। उनकी किस्मत बदकिस्मती उन्हें बहुत तड़पाया। तो बराबर ये वही जो जयदेव साहब ने उस कंपोज़िशन में बात डाली है, तो वही मेरे साथ हुआ। ओके। और मैं इतना रोया उस दिन, इतना रोया कि घरवाले आ गए मुझे तसल्ली देने के लिए कि बात क्या हो गई, आप क्यों रो रहे हैं? मैंने कहा पता नहीं, मुझे लगता है कि मेरे मालिक, मेरे खुदा ने मेरे साथ बड़ी नाइंसाफ़ी की है। कहा क्या हुआ, क्या बात बताइए ना? कहा कि मुझे इतना पुराना इतनी पुरानी मतलब मेरी जो शौक है मेरे, जो मुझे जो भाता है, वो बहुत पुराना है, जैसे 50s का, 40s का, 60s का। तो मैं इस नए ज़माने में क्यों हूँ? मैं आज क्यों पैदा अच्छा। हुआ? मैं इतना लेट क्यों हूँ दुनिया में? शायद अच्छा, मुझसे अच्छा, कोई अच्छा। भूल हुई है। अच्छा। मैं रफ़ी साहब के ज़माने में पैदा होना चाहता था। तलत साहब को रूबरू सुनना चाहता था। हुँ, लता जी को मिलना या रफ़ी साहब को मिलना चाहता था। लता हुँ, जी ऐसा क्यों नहीं है? हुँ, फिर समझाया, लोग दोस्तों ने मुझे कहा कि ये अपना-अपना वक़्त होता है। आप यहाँ हुँ। हैं और आपको भी सुनने वाले हैं, आपको भी चाहने वाले हैं। आप ऐसा मत सोचिए। तो बड़ी ज़बरदस्त कोफ़त हुई उस दिन मुझे। तो वो गाना मैं आपकी नज़र ज़रूर करना प्लीज़। चाहूँगा। बड़ा ही ज़बरदस्त मुझे पसंद है। जब जी, मैं जी, गाता जी, हूँ जी। तो अजीब
हालत हो जाती है। प्लीज बताइए। जयदेव का संगीत है। अच्छा। देख ली तेरी खुदाई, बस मेरा दिल भर गया। अगर मैं रोने लगूं तो मैं अपनी ऑडियंस से माफी चाहूंगा, क्योंकि ये गाना सुन के मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हाँ। देख ली तेरी खुदाई, बस मेरा दिल भर गया। देख ली तेरी खुदाई, तेरी रहमत चुप रही, तेरी रहमत चुप रही, मैं रोते रोते मर गया। देख ली तेरी खुदाई। मेरे मालिक क्या कहूँ तेरी दुआओं का फरेब, मेरे मालिक क्या कहूँ तेरी दुआओं का फरेब। मुझ पे यूं छाया कि मुझको, मुझ पे यूं छाया कि मुझको घर से बेघर कर गया। देख ली तेरी खुदाई, बस मेरा दिल भर गया। देख ली तेरी खुदाई। गोबहारे नाचती थी, झूमती थी बदलियां। गोबहारे नाचती थी, झूमती थी बदलियां। अपने किस्मत याद आके, अपनी किस्मत याद आके ही मेरा दिल भर गया। देख ली तेरी खुदाई, बस मेरा दिल भर गया। देख ली तेरी खुदाई। वाह वाह वाह, इससे बेहतरीन क्या सुन सकता है कोई। मतलब कुछ लगा ही नहीं कि कोई तलत महमूद साहब नहीं गा रहे, पूरे तलत साहब थे हमारे सामने इस वक्त। पूरा तलत महमूद साहब को आपने बिल्कुल सामने हमको सुना दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। ये तमाम सिंगर्स को तो हम सुन ही यह रहे मैं हैं। एक बात अर्ज, जी बताइए प्लीज। ये कुछ लोग मुझे कमेंट करते हैं कि आप आवाज क्यों बदल लेते हैं। जब रफी साहब को गाते हैं तो एक अंदाज, जब मुकेश को गा लिया तो दूसरा अंदाज। मैंने कहा मैं कभी आवाज बदलने की कोशिश नहीं करता हूँ, ये मेरे मालिक का करम है। जब मैं तलत साहब को गाता हूँ तो आंखें बंद करके गाता हूँ, जैसे तलत साहब मुझमें समा जाते हैं। और जब रफी साहब को गा लिया तो पता नहीं रफी साहब की छवि आती है। मुकेश को गाता हूँ तो अचानक नेजल टच आ जाता है वॉइस में, जबकि मेरी आवाज में उतना नेजल टच नहीं है जितना उस वक्त आ जाता है। जी जी। तो ये तो रियाज का असर मैं नहीं कह सकता। हाँ, रियाज तो मैं बहुत करता हूँ, मेहनत तो मैंने बहुत की है। इंडियन क्लासिकल जो गाता है तो उसमें वो तो कुछ भी गा सकता है, फिर गजलें हों या सूफी हो या कोई भी गाना हो, फोक हो, तो गा सकता है। लेकिन जी ये एक अलग सा कर्म है, मुझे लगता जी है कि ये अल्लाह ताला का ही कुछ दिया हुआ है कि जी। मैं बहुत सारे सिंगर्स को आसानी से गा लेता हूँ, और लोगों को लगता है कि हाँ भाई ये तलत साहब का ही गाना है।
इतना तो उनको लगता है कि हाँ तलत साहब का गाना है, रफी साहब का गाना है, स्टाइल चेंज हो जाता है, मुकेश का गाना है, हेमंत कुमार का गाना है। तो ये मेरे लगता है कि अल्लाह ताला का दिया हुआ है, इसमें मेरा कोई ये कमाल नहीं है। नहीं, बहुत बड़ी बात है और ये करिश्मा है और एक मौजज़ा है, बल्कि खुदा की तरफ से एक नेमत है, बरकत है, आपको मिली हुई है। और ये खुदा जो है बहुत सोच समझ के कभी-कभी किसी में ये चीज़ें देता है, और आपके अंदर ये एक बहुत बड़ी बरकत खुदा ने दी है। और तो ये अपने में एक मुआवज़ा है, बल्कि मैं कहूँगा। एक बात ये भी जानना, मैं ऐसे ही बैठे-बैठे सोच रहा हूँ, जब आप सारे सिंगर्स को गा रहे हैं और कोई कॉपी नहीं है, तो हमारे जो सबसे बड़े उस्ताद जिनको हम मानते हैं, केएल सहगल साहब, कुंदनलाल सहगल साहब, क्या आप उनको भी शायद कभी गाया हो? अगर गाया है तो प्लीज़ 2 लाइनें सुनाइएगा। नहीं, कभी नहीं, अक्सर गा लेता हूँ। मैं अच्छा। सहगल साहब बहुत जैसे अरे वाह! ये तो हमारी हाँ, किस्मत जैसे खोल दी मुकेश आपने। को गा लेता हूँ। तो कई गाने मैंने रिकॉर्ड भी किए, जैसे अच्छा, नौशाद साहब की तर्ज है, शाहजहां फ़िल्म से गम दिए मुस्तकिल, क्या बात है! या दूसरा दूसरा गाना है, क्या नाम है उसका, जब दिल ही अ, टूट गया, या ना जब दिल ही टूट गया तो मैंने परफॉर्म किया है मलेशिया में, स्टेज पे अच्छा, गाया, उसकी रिकॉर्डिंग है मेरे पास, वो यूट्यूब में है। अच्छा। जब मैं मलेशिया गया था तो वहाँ मैंने फरमाइश हुई थी कि सहगल साहब का कुछ सुनाए, तो फिर मैंने वो गाना गाया था वहाँ। जी, जी, जी। गम दिए मुस्तकिल, कितना नाजुक है दिल, ये न जाना हाय हाय ये जालिम जमाना, दे उठे दाग लो उनसे है माहे नो के सुनाना, हाय हाय ये जालिम जमाना, हम दिए मुस्तकिल, कितना नाजुक है दिल, ये न जाना हाय हाय ये जालिम जमाना। बहुत-बहुत शुक्रिया, कमाल है। ऐसे ही मेरे दिल में अभी आया कि हम अपनी भारत रत्न को तो भूल ही नहीं सकते, लता मंगेशकर जी। हाँ जी, वो हाँ, प्लीज़ वो आप मेरा उनको अजीब अभी कुछ सा, सुनाइएगा, हमें बड़ा फ़ायदा हो जाएगा। ये एक मेरे यूट्यूब पे एक गाना था, मैं कुछ थोड़ा बताना, अगर आपकी इजाज़त है तो प्लीज़, बताना प्लीज़ चाहूँगा इस बारे में। बताइएगा। तो ये मैं तो लता जी को सुनता बहुत था बचपन से, जैसे रफ़ी साहब को साइड में सुन लिया, तो अगर कुछ गाने रफ़ी साहब के थे तो कुछ गाने में लता जी को सुनता था। बहुत जैसे पुराने गाने हैं, महफ़िल में से जल उठी शम्मा, या ठीक है। बहुत ऐसे गाने जिनको मैं बयान ही नहीं कर सकता, उससे भी मेरे बड़े रोंगटे खड़े हो जाते थे, क्या लता जी का। तो मुझे तो लगता है, मेरा मानना क्या बल्कि सारी दुनिया मानती है कि रफ़ी साहब और लता जी ये मुकम्मल गुलकार थे, चाँद-सूरज की जोड़ी जिनको कहते अच्छा, थे। अच्छा, अच्छा, अच्छा। रफ़ी साहब लता जी के लिए और लता जी रफ़ी साहब के लिए। उनकी आवाज़ का कोई, हर सिंगर में कोई न कहीं कमी है, मुझे हुँ, लगता है। लेकिन रफ़ी साहब की आवाज़ में, उनकी गायकी में, या लता जी की आवाज़ और गायकी, उनके फ़न में कोई कमी नहीं। मुकम्मल कंप्लीट सिंगर्स। मुकम्मल। तो एक गाना मैंने रिकॉर्ड किया था, हमें काश तुमसे मोहब्बत ना अच्छा, होती। एक मुग़ल मेरे ए एक आज़म मित्र का है हैं शायद ये। दिल्ली में। जी, जी। अच्छा, अच्छा, अम, अच्छा, अच्छा। डॉक्टर श्याम सुंदर शर्मा। जी, 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 जी। डॉक्टर हैं, लेकिन एक एक बार मुझे कश्मीर में सुना था उन्होंने, अच्छा। गुलबर्ग में, तो मेरे मेरे मदा हो गए, कहा कि आपने तो मुझे लूट लिया। तो फिर घर बुलाया दिल्ली में, अच्छा, अच्छा, हॉस्पिटल है अपना, तो अच्छा। उनको कई कॉन्सर्ट्स में मुझे दिल्ली में गवाया मुझसे, और फिर एक अचानक एक दिन उनकी फरमाइश आ गई, फ़ोन करने लगे कि यार वो गाना है लता जी का, मैंने सुबह-सुबह सुन लिया, हमें काश तुमसे मोहब्बत ना होती, तुम वो रिकॉर्ड कर लो। मैंने अच्छा, कहा ये तो फीमेल सॉन्ग है, मेरी आवाज़ में अच्छा नहीं लगेगा। कोई रफ़ी साहब का गाना बता दो या किसी और सिंगर का। नहीं, उसने कहा नहीं मुझे तो यही गाना चाहिए आपकी आवाज़ में। जी, 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 मैंने जी। कहा ठीक है, तो कर लेता हूँ ट्राई।
हालांकि मैंने ये गाना मैंने ज्यादा सुना नहीं था तब, तो अच्छा। मैंने एकदम से कैसेट निकाली, मेरे पास थी मुगल आजम विद अच्छा। डायलॉग्स, एक आती थी ऑडियो कैसेट, तो मैंने बार बार उसको सुना, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा मैं यूं ही नौशाद साहब का दीवाना नहीं हूँ, तो नौशाद साहब की धुनों में वो बात, वो जादूगरी है कि वो आदमी को अपनी तरफ खींच ले। तो फिर मैंने रिकॉर्ड कर दिया, ट्रैक खुद ही बनाया, खुद ही उसमें सारी चीजें भर दी, और कुछ म्यूजिशियंस को स्टूडियो बुलाया, उसमें भर दिया, वो ट्रैक बनाया दीप चंदी ताल में, गाना बहुत, तो गा लिया मैंने एक बार। लेकिन 2-3 दिन के बाद लगा नहीं, जो वो नजाकत नहीं आ रही गाने में, जैसे लता जी ने गाया वो फील, मैंने थोड़ा खुल के खुली आवाज में उसको गाया, तो मैंने कहा नहीं, बात कुछ जमी नहीं, तो मैंने उनको भेजा नहीं गाना, अपने पास रखा, बार बार सुनता रहा। 3-4 दिन के बाद मैं स्टूडियो फिर गया, एक शाम को मैंने काफी रियाज किया, 4-5 घंटे लगातार रियाज करने के बाद मैंने उसको री रिकॉर्ड कर दिया, डब कर दिया, तो रिजल्ट इतना अच्छा आया, तो मैं खुद रोने लगा, स्टूडियो में मैं रो रहा हूँ अब। तो उसके बाद उन्हीं दिनों मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सदमा है ये, मैंने एक रफ़ी साहब के नाम से स्टूडियो बनाया था, MR स्टूडियो, मोहम्मद रफ़ी स्टूडियो, तो वो मेरे जीने का सहारा था। वहाँ पे मैं काम करता था, अपने गाने रिकॉर्ड करता था, लोग भी आते थे, तो एक आमदन भी थी, जीने का सहारा था। वो अचानक 2015 में वो बिल्डिंग में आग लग गई, तो वो ओह। सारा खाकिस्तर हो गया, कुछ भी ओह। नहीं बचा। अरे तो अरे। मैं बड़ा दुखी हो गया, बहुत दुखी हो गया। तो मैंने कहा, और मेरे लगभग 200-250 गाने थे जो मैंने रिकॉर्ड किए थे वेरी पिछले सॉरी। 20 सालों में, तो वो सब जल गया, सब जल गया। वाह। तो बड़ा उदास था मैं उन दिनों, 1 महीना मैं रोता रहा, एक नहीं बराबर 1 नहीं नहीं महीना। नहीं नहीं, बड़ा। उस शौक, उस सदमे से मैं निकल नहीं पा रहा था। तो अचानक मैं एक फ्रेंड के पास बैठा हूँ, शाम का वक़्त है 6 बजे, तो एक फ़ोन कॉल आया मुझे। तो मैंने देखा कि कोई बाहर का नंबर है, इंडिया से नहीं है। तो वहाँ से आवाज़ आई कि आई एम डॉक्टर सुरेश रैना फ्रॉम शिकागो, अमेरिका। तो वी वर सर्चिंग मधुबाला सॉन्ग्स। मैंने, मेरी बीवी ने कहा आज कुछ मधुबाला जी का सुनते हैं, तो यूट्यूब से सर्च कर रहे थे, तो आपका गाना आया। तो यही गाना मैंने डाला था यूट्यूब पे, जो मैंने श्याम सुंदर शर्मा जी के लिए गाया था, हमें काश तुमसे मोहब्बत ना होती। तो कहने लगे, भाई आधे घंटे से मैं और मेरी बीवी रो रही है, हमारी हालत खराब होगी आपका गाना सुन के, तो आप कहाँ हैं, बेसिकली अपने बारे में कुछ बताइए। मैं उन दिनों बहुत शौक में था, सदमे में था, तो मैंने उनसे ज़्यादा बातचीत नहीं की। तो उनको लगा कि ये कुछ रेस्पॉन्ड नहीं दे रहे हैं। 3-4 दिन के बाद उनका कॉल फिर आया, कहा कि मैं आपका बड़ा मदा हो गया हूँ, मैं आपकी आवाज़ का दीवाना हो गया, मैं चाहता हूँ कि आप बाहर आ जाएँ, इंडिया से बाहर मैं आपके शोज़ करा दूँ। तो मैंने कहा, मैं इतना मतलब छोटा-सा सिंगर हूँ, तो कहाँ आप मेरे लिए कर रहे हैं? कहा नहीं, आपकी आवाज़ तो मेरी रूह में बस गई है। मैंने अपने दोस्तों को सुनाई, उन्होंने कहा ये कहाँ का सिंगर है, कहाँ रहता है, इसको बुलाइए ना, हम अब इसको रूबरू सुनेंगे। तो फिर उन वो मई का महीना था, 31 मई को स्टूडियो जल गया था। जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर में, 19 सितंबर को उन्होंने मेरा प्रोग्राम रखा मलेशिया एंड सिंगापुर में। तो वो गाना मैं आपको थोड़ा बहुत लता जी, प्लीज। उस गाने के बाद लता जी का मैं ज़्यादा ये हो गया, तो लोगों के कमेंट्स आने लगे कि आप लता जी को खूब गा सकते हैं। लोग तो रफ़ी साहब को गा ही लेते हैं, जी। हज़ारों लोग उसको कॉपी करते हैं, लेकिन लता जी को गाने वाले बहुत कम हैं, उसकी नकल नहीं की जाती है, उसका ये गाना कोई रिकॉर्ड नहीं करता, आप कीजिए। फिर जी। मैंने बहुत गाने रिकॉर्ड किए और बहुत जी। अच्छा रिस्पॉन्ड आया। जी। लोग कह रहे हैं ये तो एक रिवॉल्यूशन है कि आप लता जी को गाने लगे। तो उसका मुग़ल आज़म फ़िल्म का प्लीज। ये गीत मैं आपको इरशाद। थोड़ा-सा सुनाता हूँ। हमें काश तुमसे मोहब्बत न होती, हमें काश तुमसे मोहब्बत न होती, कहानी हमारी हकीकत न होती, हमें काश तुमसे मोहब्बत न होती। न दिल तुमको देते, न मजबूर होते, न दुनिया के दस्तूर होते,
से पहले कयामत न होती, हमें काश तुमसे मोहब्बत होती, हमें काश तुमसे मोहब्बत होती। हमें बढ़ गई इश्क में हद से आगे, हमें बढ़ गई इश्क में हद से आगे, ज़माने ने ठोकर लगाई तो जागे, ज़माने ने ठोकर लगाई तो जागे, अगर 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 मर भी जाते तो हैरत न होती, हमें काश तुमसे मोहब्बत होती, हमें काश तुमसे मोहब्बत होती। बेहतरीन। किफायत साहब, मुझे पता है, जाहिर है आप इस वक्त रो रहे हैं और पूरे जी। प्रोग्राम में आप ज़्यादा रोए हैं। मैं भी आपके साथ, हमारे दर्शक भी इतने आज इमोशनल हुए हैं क्योंकि जो चीज़ें आपने सुनाई हैं वो को दिल को छूने और चीरने वाली सुनाई, बड़ी खूबसूरती से सुनाई। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ये चाहूँगा कि अब आखिरी मरहला है हमारे प्रोग्राम का। हम तो चाह रहे थे कि ये चलता रहे लेकिन टाइम का भी हिसाब देखना पड़ता है। बोलते आईने के हमारे दर्शकों से कुछ आप कहना चाहेंगे इस वक्त, इससे पहले कि हम इस प्रोग्राम को वाइंड ऑफ करें? कुछ बताना चाहेंगे और हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपको कि आपने आज की इस महफिल को इतना जगमगा दिया और हमारे दिलों को खोल दिया और इतना इमोशनल कर दिया कि जिस तरीके से मैंने कहा है कि चंद लम्हात की ये राहत ही बड़ी हो, जैसे कि इतने रोए हैं कि इतनी राहत मिली है। कुछ कहना चाहेंगे आप प्लीज? कहना यही चाहूंगा कि मेरे दिल का जो दर्द है वो इन्हीं गानों में बसा जी हुआ है। जी जैसे जी जी जी। मैंने सुना है गाने, और मोहब्बत, हमें काश तुमसे मोहब्बत ना होती, खास करके नौशाद साहब की तर्जों को सुनकर मैं ना मतलब अपने आप को रोक नहीं पाता हूँ। रवि, जिसका हमने जिक्र नहीं किया, जी रवि साहब जी क्या कंपोजिशंस बनाई, क्या जी तर्जें बनाई। जी एक जी जी अगर आप जी। आपकी इजाजत हो तो एक टुकड़ा रवि की चलिए नजर चलते में चलते करना सुना चाहूंगा, दीजिए एक एक टुकड़ा। बस। जी 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 जी। हाँ, मैं सुनाता हूँ तुझे, फिल्म खानदान, राजेंद्र कृष्ण जी के। जी 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 जी। देखिए पोएट्री, और इसमें जिंदगी का फलसफा देखिए क्या है, क्या बात कही गई है। मैं सुनाता हूँ तुझे कोई कहानी, सुन ले ओ मेरे लाल, जरा मेरी जुबानी सुन ले, मेरे नन्हे मेरे मुन्ने, मेरी औलाद है तो, मैंने भगवान से जो की थी वो फरियाद है तो, बाप हूँ तेरा मगर तुझको खिला सकता नहीं, दोनों हाथों से कभी तुझको हिला सकता नहीं, तू अगर चाहे कि बन जाऊं मैं तेरा घोड़ा, जो न बन पाऊं तो दुख हो तुझे भी थोड़ा, लेकिन एक बात मेरी बच्चे तुझे याद रहे,
लेकिन एक बात मेरी बच्चे तुझे याद रहे, दिल तेरी माँ का तेरे प्यार से आबाद रहे। तू होके बड़ा बन जाना अपनी माता का रखवाला, तू होके बड़ा बन जाना अपनी माता का रखवाला। बदकिस्मत के घर में हुआ है पैदा किस्मत वाला, तू होके बड़ा बन जाना अपनी माता का रखवाला। तो मैं हमारे माफी दर्शकों से हम चाहूंगा। बताना चाहेंगे कि आज की इस महफिल को जो रोशन किया, श्रीनगर से ए ग्रेड आर्टिस्ट, मशहूर सिंगर, मल्टी डायमेंशनल, क्योंकि कंपोजर भी रहे हैं, लिखते भी हैं, गाते भी हैं, परफॉर्मर हैं। आप आज की महफिल में थे और आपने बहुत किफ़ायत, फ़हीम साहब, आज की महफिल में चार चांद लगाए। और ढूंढ उजड़े हुए लोगों में वफा के मोती, ये खजाने तुझे मुमकिन है ख़राबों में मिलें, और अब के बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिलें, जैसे सूखे हुए फूल किताबों में मिलें। तो एक बार फिर से एक नई शख्सियत के सामने, आपके सामने हम फिर से प्रेजेंट होंगे। तो तब तक के लिए आप सब नाजरीन को किफ़ायत फ़हीम साहब की तरफ से और हम सब की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी वेरी मच किफ़ायत बहुत बहुत साहब। शुक्रिया, धन्यवाद। बोलते आईने, बोलते